आई थिंक शुरू हो गया है। आई थिंक शुरू हो चुका है, मे बी। नमस्कार आप सभी को, मेरा नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार लव जी, धीरज यादव आपको मेरा नमस्कार। अभी हम लाइव शुरू करते हैं, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। धीरज यादव नमस्कार जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जो भी आज यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है। मिस्टर यादव, मिस्टर लव जी, अनुष्का नमस्कार। अनुष्का आपको मेरा सादर नमस्कार। धन्यवाद आशीष जी, बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार संदीप सर। धन्यवाद अनुष्का जी, आपका बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से एक सहयोगकर्ता आवश्यक होता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धीरज जी। पर्यावरण संरक्षण नमस्कार, हमारे प्रकृति के संरक्षण दाता को मेरा नमस्कार। अनिल पाठक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी मैं चाहती हूँ जुड़े, क्योंकि जितना अधिक जुड़ेंगे उतना अधिक हम सीखेंगे, उतना अधिक हम अपने मंतव्य को रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि कुछ और लोग जुड़े, फिर हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। अच्छा, आप सबको प्रकृति के बारे में तो पता ही होगा ना। प्रकृति का जो हमें प्राण का द्योतक सिखाता है, जो हमें हमारी प्राण वायु के बारे में बताता है। आज का सेशन हम उसी पर रखेंगे कि किस प्रकार, किन तरीकों से हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं और कितनी अधिक आवश्यक है हमारी प्रकृति हमारे लिए। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं सर। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं बीए अंतिम वर्ष की राजनीतिक विज्ञान की छात्रा हूँ और हरियाणा राज्य की निवासी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसी वर्ष 16 अप्रैल के दिन पीएसजी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से हमारी भारतीय संसद में, हमारी व्यवस्थापिका में एक कार्यक्रम हुआ था, जिस कार्यक्रम का नाम था NEYP, अर्थात नेशनल इन्वायरमेंट यूथ पार्लियामेंट। नाम से स्पष्ट होता है, राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं का कार्यक्रम हमारी संसद में, हमारी व्यवस्थापिका में। इसी कार्यक्रम में मुझे नेहा शर्मा को पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में, सेकंड सेशन प्राइम मिनिस्टर के रूप में पदनामित किया गया था। संक्षिप्त में कहूं तो मुझे एक नेता पक्ष के नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया गया था। मैं बहुत अधिक सौभाग्यशाली, सर्वप्रथम तो अपने आप को समझती हूँ कि भारतीय संसद हमारी व्यवस्थापिका, जहाँ से हमारे संपूर्ण देश का संचालन किया जाता है, कानूनों का निर्माण किया जाता है, निर्देशन किया जाता है, वहां पर मैंने कार्यभार को संभाला, चाहे एक दिन के लिए ही संभाला हो और प्रकृति माँ के लिए संभाला। तो इसीलिए सर्वप्रथम तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ और मेरी खुशी उस समय और दुगनी हो गई जब मुझे सर्वश्रेष्ठ राजनेता के रूप में पुरस्कृत किया गया। इसके लिए भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और अपने आप को बहुत अधिक खुशहाल व्यक्ति समझती हूँ। अब चलिए, आप सब जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबके सामने कुछ अपने मंतव्यों को रखना चाहती हूँ। ये तो बात रही मेरी कहानी की, जो कहानी मेरी हुई, जिस तरह से मैं NEYP से जुड़ी, जिस तरह से मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़ी। अब हम उस कहानी की चर्चा करते हैं जिसके लिए 16 अप्रैल के दिन हम सब युवा, देश के कोने कोने से, देश के प्रत्येक राज्य से प्रतिभाशाली युवा इकट्ठे हुए हमारी भारतीय संसद में। वो कहानी है हमारी प्रकृति की कहानी। दरअसल 16 अप्रैल के दिन संसद में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से और मानव रचना के सहयोग से जो कार्यक्रम किया गया था, उस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था
पर्यावरण अर्थात हमारी प्रकृति माँ के संरक्षण हेतु जन जन को जागरूक करना, युवाओं की आवाज के द्वारा, उनके कुंठित आवाज के द्वारा प्रत्येक सोए हुए नागरिक को जगाना और ये दिखाना कि प्रकृति को आज हमारी कितनी अधिक आवश्यकता है। ये तो आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे सामने कितनी अधिक पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो ग्लेशियर्स का निरंतर पिघलना हो, चाहे वो मरुस्थलीकरण हो। बहुत सी समस्याएं हैं जो आज हमारे सामने है पर्यावरण से संबंधित। और कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हैं कि इन समस्याओं का कर्ता धर्ता कौन है, इन समस्याओं के पीछे किसका हाथ है। उसका उत्तर अगर मेरे मुख से सुनना चाहेंगे तो इन समस्याओं का कर्ता धर्ता हम यानी कि मनुष्य ही हैं। हम ही हैं जिनके कारण ये सब समस्याएं, चाहे वो पोल्यूशन की समस्या हो, चाहे वो मरुस्थलीकरण की समस्या हो, निरंतर ग्लेशियर्स का पिघलना हो जिसके कारण बाढ़ आ रही है, लोगों को अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ रहा है, ये सब समस्याएं हमारी ही द्वारा उपजी गई हैं। हमने इन समस्याओं को जन्म दिया है। देखिए, अगर मैं बात करूं प्रदूषण की, तो प्रदूषण का स्तर जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारे भारत देश में प्रदूषण का स्तर जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब अगर किसी नागरिक से पूछते हैं, किसी सामान्य व्यक्ति से बात करें कि प्रदूषण के कारण क्या है, तो उनका एक उत्तर आता है कि प्रदूषण का कारण है फैक्ट्रीज के द्वारा निकाले जाने वाला जो कूड़ा है, जो कचरा है। लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी इसमें कोई भी नहीं है? क्या पर्यावरण हमारे द्वारा प्रदूषित नहीं हो रहा? फैक्ट्रीज तक तो दूर में जाएंगे, बहुत दूर की बात है फैक्ट्रीज तक तो जाना। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं पर्यावरण को प्रदूषित करने की, पोल्यूशन की, तो उसका जो उपजा है या उसकी जो बीज है वो हमारे घर से हमने जन्म दी। आप बिल्कुल सही समझे। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनमें घरेलू स्तर पर ही हमने पोल्यूशन के स्तर को बढ़ा दिया है। उनमें से एक है खाने को वेस्ट करना, फूड वेस्टेज। क्योंकि शायद आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे आप लोग, कि जो ये फूड हम वेस्ट करते हैं ये एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है पोल्यूशन का। आपने देखा होगा लैंडफिल्स, आपने दिल्ली में देखा होगा, वहां पर तो पूरा पहाड़ बना हुआ है इसका। जो ये लैंडफिल्स है, जो ये डंपिंग साइट्स है, इनमें जो खाना जो हमने व्यर्थ गवाया है और जो इनमें डाल दिया है, उनके द्वारा मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। उनसे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और मीथेन गैस 20 टाइम्स मोर देन डेंजरस गैस है CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब देखिए, सोचिए, अगर हम 1 kg ऑफ फूड को वेस्ट करते हैं, यानी कि उससे 4 kg ऑफ मीथेन गैस हमने प्रोड्यूस किया। कितना अधिक हमने खाना भी व्यर्थ किया जो कि किसी के मुंह का निवाला बन सकता था। क्योंकि भारत देश में, मेरे देश में अगर मैं बात करूं तो खाना कमाना बहुत मुश्किल काम है। लोगों को प्राप्त नहीं होता सुबह से लेकर शाम तक का खाना। उस खाने को हमने गवा दिया। एक और तो मानवता के धर्म को भी मिट्टी में मिला दिया। उस खाने को किसी को दे सकते थे, वो किसी के काम आ सकता था। अनाज जिसे हम माँ कहते हैं उसे ठुकरा दिया। और वहीं दूसरी ओर लैंडफिल्स से जन्म लिया। उन व्यर्थ फूड्स के द्वारा मीथेन गैस प्रोड्यूस हुई और पर्यावरण यानी कि प्रकृति माँ के आंचल को भी दागित कर दिया, उस पर भी एक दाग छोड़ा। ये मनुष्य की जिम्मेदारियां आज के समय में रह गई। अब एक और आंकड़ा आपके सामने रखती हूँ कि कितना अधिक फूड जो है हम अपने इंडिया में वेस्ट करते हैं। ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की। अकॉर्डिंग टू द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2021, 2021 की रिपोर्ट है ये, पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, about 50 kg of food is thrown away by per person every year in India। देखो, मेरे देश में हर एक व्यक्ति के द्वारा पूरे साल में 50 किलोग्राम 50 kg तो जो खाना है वो व्यर्थ गवा दिया जाता है। जबकि नियरली 40% ऑफ द फूड प्रोड्यूस इन इंडिया इज वेस्टेड। कुल प्रतिशत में से 40% जो खाना भारत में पैदा होता है, जो हमारे भारत में उपजा जाता है, उपजाऊ होता है, उसे व्यर्थ गवा दिया जाता है। नियरली 40% ऑफ द फूड प्रोड्यूस इन इंडिया इज वेस्टेड। ये तो वही बात हो गई कि किसी को तो पेट भर खाना ना मिले, कोई तो तरसे एक वक्त की रोटी के लिए, और कोई जो है जिसे मिला वो उसे ठोकर मार रहा है और व्यर्थ गवा रहा है। दरअसल बात ये आती है कि हम जो मनुष्य हैं, ये हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि हमें जो मिलता है ना, जो हमारे पास भरपूर मात्रा में होता है, उसकी हमें कदर नहीं होती, उसकी गुणवत्ता के बारे में हमें पता नहीं होता। मन में एक संशय होता है कि अगर इसका व्यर्थ रूप से उपयोग करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये मुझे दोबारा प्राप्त हो जाएगा, ये तो घर की ही चीज है। हमने प्रकृति को भी इसी प्रकार समझ लिया है, निरंतर इसका दोहन करना शुरू कर दिया है। पानी को व्यर्थ गवाया, जितना मर्जी किया उतना पानी को व्यर्थ गवाया। एक बार सोचा भी नहीं कि ये प्राकृतिक संसाधन है, हमें प्राप्त तो हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ हमारा ही अधिकार इस पर है? आने वाली पीढ़ी का, आने वाली जनरेशन का इस पर कोई अधिकार नहीं।
ये हमने एक बार भी नहीं सोचा। आज सोचना शुरू कीजिए, अभी से सोचना शुरू कीजिए, वरना भावी पीढ़ी हमें कोसेगी। भावी पीढ़ी हमें कहेगी कि ये कैसा ग्रह आप हमें देकर जा रहे हैं। माता पिता की जिम्मेदारियां सिर्फ एक अच्छी पूंजी ही अपनी भावी पीढ़ी को देना नहीं होती। माता पिता की जिम्मेदारियां होती है अच्छे नैतिक मूल्य भी उन्हें प्रदान करना। और अब तो हमारी जिम्मेदारी है एक अच्छा ग्रह, जैसा ग्रह हमने पाया है, जिस प्रकार हम सांस ले रहे हैं वायु में, वही शुद्ध वायु, जिस प्रकार शुद्ध पानी का उपयोग हमने किया है, वही शुद्ध पानी भावी पीढ़ी को प्रदान करना। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, ये भी हमारा कर्तव्य है। संक्षिप्त में कहूं, जितना अधिक प्रकृति की तरफ हम बढ़ेंगे उतना अधिक प्रकृति हमारी तरफ बढ़ेगी, क्योंकि ये माँ है। जब इसे माँ कहकर पुकारते हो तो इसके प्रति कर्तव्य विमुख हो सकते हो। एक बात बताइए, आप इसको लांछित कर सकते हो? कूड़ा करकट को कहीं पर भी फेंक देना, नदियां जिन्हें हम माँ कहते हैं। एक प्रोजेक्ट की बात करती हूँ, गंगा नदी माँ कहलाती है मेरे भारतीय दर्शन में। हम सब इसे माँ कहते हैं, गंगा माँ मेरे पापों को धोती है। मैं जाऊंगा, मैंने पाप कर दिए, एक डुबकी लगा कर आऊंगा, मेरे पाप सारे धुल जाएंगे, ये हमारे मन में आता है। लेकिन क्या कभी भी सोचा है कि उस गंगा माँ को भी आपने घायल कर दिया? माइक्रो प्लास्टिक्स प्राप्त हो रहे हैं गंगा से। बहुत से कदम उठाए गए सरकार के द्वारा। सरकार भी क्या करे जब जन ही जागरूक नहीं। कार्य जनता से बनता है। जब जनता तरीकों का इस्तेमाल करती है, जनता अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करती है, तब प्रत्येक चीज सुधार में आती है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट बड़ा शानदार प्रोजेक्ट जो सरकार के द्वारा लागू किया गया। 20,000 करोड़ लागत का प्रोजेक्ट है ये परियोजना। सरकार ने लक्ष्य रखा कि आने वाले 5 वर्ष में गंगा को साफ कर दिया जाएगा। प्रत्येक जो गंदगी है वो माँ से निकाल ली जाएगी, गंगा माँ से निकाल ली जाएगी, इसके आंचल को शुद्ध कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? तमाम कोशिशें असफल हो गई क्योंकि लोगों ने सहयोग नहीं किया, मैंने आपने सहयोग नहीं किया। प्रदूषण आज भी बना रहा, गंगा आज भी जख्मी है। मल, ना जाने क्या क्या चीजें, कितना अधिक कूड़ा करकट, गंगा का रंग बदल चुका है, इतना अधिक हमने उसे सताया है। तो अब क्या हम मुंह दिखाने लायक हैं अपनी माँ को? कैसे कर सकते हैं हम ये? एक तरफ तो हम गंगा को प्रदूषित करते हैं, दूसरी तरफ उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरे पाप को धो दे। कैसे हो सकता है ये? दरअसल अगर मैं बात करूं तो ये मैंने पहले ही सोचा था। कई बार मेरे जहन में ये बात आती है कि हम पर्यावरण को प्रदूषित इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अब हमारी प्रवृत्ति हो चुकी है, आदत लग चुकी है। सत्यता ये है कि स्तर सिर्फ पर्यावरण का ही नहीं गिर रहा, अपितु स्तर हमारा भी गिर रहा है, हमारी मानवता के धर्म का भी गिर रहा है। एक समय था जब अखबारों को उठाती थी तो अखबारों में पढ़ती थी कि मानव ने मानव को परेशान कर दिया, एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य का शोषण कर दिया। अब अखबार में पढ़ती हूँ कि मनुष्य ने प्रकृति का भी शोषण कर दिया। मतलब हमें शुरू से आदत ऐसी हो गई है अतिक्रमण करने की, किसी के ऊपर भी अतिक्रमण करने की, कि पहले तो हम मनुष्यों के ऊपर ही अतिक्रमण किया करते थे। उनके अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करना, उनकी चीजों के ऊपर अतिक्रमण करना, उनके स्वभाव पर, उनके धर्म पर अतिक्रमण करना, सताना। जब आप रेप के केसेस पढ़ते थे, ये सब केसेस पढ़ते थे, आज देखते हैं कि प्रकृति पर भी अतिक्रमण कर दिया। नदियां प्रदूषित हैं, वायु प्रदूषित है, पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं, बाढ़ आ चुकी है, न जाने क्या क्या, त्राहिमाम हर जगह ये है। क्या ये सुनने के लिए इस देश का निर्माण हुआ था? या क्या ये सुनने के लिए ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा था? क्या ये सुनने के लिए हमने अधिकारों को प्राप्त किया था? आप अपने अधिकारों को एक बार पढ़िए, उनका विश्लेषण कीजिए। अधिकार आपको बताएंगे कि आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जो प्रकृति के प्रति भी हैं। आज हम एक ऐसी अंधाधुंध दौड़ में शामिल हैं, इतना अधिक ऐश्वर्य वैभवपूर्ण जीवन के पीछे पागल हो चुके हैं कि ये तक भूल गए कि ये वो धरती है जिसने रहने की जगह हमें दी, खाने के लिए हमें भोजन प्रदान किया है, इसकी उपजाऊ मिट्टी ने हमें भोजन प्रदान किया है, ये भी हम भूल गए। आज हम इतने अधिक अंधाधुंध दौड़ में शामिल हो गए, पैसे की दौड़ में कहें या वैभवपूर्ण जीवन की दौड़ में कहें, ज्यादा से ज्यादा ऐश्वर्य कमाने की दौड़ में कहें, कि प्रकृति का निरंतर दोहन करते चले गए, प्रकृति घायल होती चली गई। जब मैं संसद में थी 16 अप्रैल के दिन, तो उस समय मैंने एक पंक्ति कही थी, किसी के
द्वारा कही हुई पंक्ति है जो बड़ी अच्छी लगती है मुझे और बड़ी सार्थक भी लगती है। मेरे ऊपर भी सार्थक लगती है, आपके ऊपर भी सार्थक लगती है, निश्चय ही आपके ऊपर सार्थक लगती है। हम सब समान हैं, सबने प्रकृति को मिलकर घायल किया है। ये वो पंक्ति थी, बड़ी सुंदर सी पंक्ति, वो पंक्ति थी कि बड़ी मासूम सी है ये जिंदगी मेरी, बड़ी मासूम सी है ये जिंदगी मेरी। मैं शहरों में रहूं और मुझे गांव भी चाहिए, मैं शहरों में रहूं और मुझे गांव भी चाहिए। बैठा रहूं ऊंची इमारतों में, मैं पेड़ों को काटूं और बदले में मुझे छांव भी चाहिए। ये जो पंक्ति है ना, ये दो अर्थों को रखती है। एक अर्थ तो प्रकृति के संदर्भ में कि हम लगातार पेड़ काट रहे हैं, लगातार पेड़ों को काट दिया, वायु का कोई स्तोत्र ही नहीं छोड़ा और फिर बदले में ऊंची इमारतों में बैठकर पंखे के नीचे मांगते हैं कि शुद्ध वायु नहीं आ रही, मैं बीमारी ग्रस्त हो गया। कैसे शुद्ध वायु आएगी? पेड़ों को तो आपने काट दिया। आप अपनी तरफ से क्या कदम उठा रही हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए? जी, मैं अपनी तरफ से बहुत अधिक कदम उठा रही हूँ। मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं इसके संबंध में युवाओं से जुड़ती हूँ, युवाओं को प्रकृति के बारे में बताती हूँ। मैं स्वयं भी पेड़ लगाती हूँ। मेरे जन्मदिन के दिन मैं अवश्य एक पेड़ लगाती हूँ। मेरी सिस्टर है, उनका जन्मदिन आता है, मैं उनके दिन उनसे एक पेड़ लगवाती हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे कुछ कजन्स हैं जो छोटे छोटे हैं, मैं उनको भी समझाती हूँ कि पेड़ हमारे लिए कितना अधिक आवश्यक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो ये पेड़ लगाना है ये केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में रहे, अपितु ये प्राण वायु है हमारी और इसके बारे में हमें जानकारी हो, ये हमारे कर्तव्य के रूप में हमारे साथ रहे, हमारे प्रकृति प्रेम के रूप में हमारे साथ रहे। और भी बहुत से कार्य हैं जिनके द्वारा मैं पर्यावरण संरक्षण करती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये हो गया कि पीएचडी से जुड़ना। जब से मैं पीएचडी से जुड़ी हूँ उसके द्वारा तो जो भी मैंने सीखा है उसे मैं लोगों को बतलाती हूँ, जितने स्तर पर हो उसके उतने स्तर पर बतलाती हूँ। मैंने अभी मेरे कॉलेज में लास्ट मंथ ही एक पीडीएफ बनाई थी। उस पीडीएफ में मैंने बताया था कि किस प्रकार हम घरेलू स्तर पर भी अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं अलग अलग तरीकों से। इस प्रकार मैं पर्यावरण को सुरक्षित करती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप कोई और प्रश्न भी मुझसे पूछें, अन्य प्रश्न भी रखिए, क्योंकि प्रश्न पृष्ठ पर जब प्रश्न होते हैं तो उनका उत्तर देना ये भी बड़ा ही अचीवमेंट का काम मेरे लिए होता है। प्रश्न पूछिए, आप में से कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है। पंडित विजय राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको कोई प्रश्न है? अन्य लोगों को कोई प्रश्न है? अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रकृति तो है, जो मैंने पंक्ति बोली थी, प्रकृति तो है, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक जो हमारा आचरण है ना, उस पर भी कटाक्ष होता है, उस पर भी व्यंग्य होता है। पता है कैसे? एक पेड़ जिसको हम काटते हैं, हमारे लिए तो केवल वायु का स्रोत था, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हम गरीब कहते हैं, है ना? कई हमारी भाषा में तो भिखारी भी कहते हैं, क्योंकि इंसान को इंसान नहीं भिखारी कहा जाने लगा। क्या बात है, कमाल की बात है। वो जो है ना, उन लोगों के लिए वो पेड़ उनके घर भी होते हैं, उनके आशियाने भी होते हैं। किसी दिन निकल के पूछिएगा उनसे कि आपका घर कहाँ है, तो वो जवाब देंगे ये पेड़ ही मेरा घर है। एक चद्दर लेता हूँ, चद्दर इसके नीचे बिछाता हूँ, रात को सो जाता हूँ, इसकी छांव बड़ी मजेदार होती है। सोनी मिश्रा जी मुझसे पूछती हैं, जल संरक्षण पर आपकी तरफ से प्रयास और सुझाव? हाँ जी बिल्कुल, बहुत से प्रयास जल संरक्षण के द्वारा। मेरे घर आरओ लगा है, जब उसका पानी जो होता है ना डालते हैं, मान लो कि जो पानी उसका बचता है, वेस्ट होता है, तो उसे मैं वेस्ट नहीं करती। मेरे घर क्या है, तुलसी माँ का पौधा है, पुदीने का पौधा है, बहुत से पौधे हैं, उस पानी को मैं उनमें यूज करती हूँ। जल संरक्षण के लिए मैं बहुत सी तकनीकें बताती हूँ। सबसे जो महत्वपूर्ण अच्छी तकनीक मुझे लगती है वो है वर्षा के जल को संग्रहित करना। इसको राजस्थान में पागल पानी का नाम दिया जाता है। मेरे हरियाणा में कुछ जगह पर ये है, पर मैं जिस शहर से हूँ करनाल में, वहां भी मुझे वो बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा लोगों को जल संरक्षण से संबंधित तकनीकों को बताने के लिए। अन्य कोई सवाल आपका? आप सवाल पूछिए, या आप अपनी राय मुझे दीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, और चीजें मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि पर्यावरण जो है वो हम सबको मिलकर सुरक्षित करना है। एक हाथ से काम नहीं होता, दोनों हाथों को मिलकर चलना पड़ेगा, तब पर्यावरण को सुरक्षित करना पड़ेगा। अब धरती माँ को हमारी जरूरत है, धरती हमें पुकार रही है। बताइए आपके प्रश्न जिनका मैं उत्तर दे सकूं। तो आई थिंक कि आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये विचार मेरे स्वयं के हैं। चाहती तो थी भाषण लिखना, लेकिन भाषण लिख नहीं पाई। सोचा कि भाषण नहीं है, चर्चा है, चलिए एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। प्रकृति मेरी भी माँ है, प्रकृति आपकी भी माँ है, बचाने के लिए हर एक संभव कदम रखते हैं। अच्छा, आप एक बात ध्यान में रखिएगा, सराहनीय है, धन्यवाद, धन्यवाद सोनी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सोनी मिश्रा जी, अगर आपके कोई प्रश्न हो या अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहती हो जो मैं लागू कर सकूं, आप उसके बारे में मुझे बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना। प्रकृति से संबंधित लोग क्या राय रखते हैं नहीं सुनने को मिलती। बहुत से लोग आज, जैसा कि मैं बहुत बार दोहरा चुकी हूँ, कि एक अंधाधुंध दौड़ में शामिल है, नहीं सुनते, प्रकृति के बारे में नहीं सुनते। माँ तो कहते हैं, लाइक एक फॉर्मेलिटी हो गई है, एक स्टेज तैयार है जहां पर अगर हमें सर्टिफिकेट मिलेगा या कुछ मिलेगा तो लोग वहां पर खड़े होकर बहुत कुछ बोलते हैं, प्रकृति ये है, प्रकृति वो है। बचाने का प्रयास कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। ये मैंने खुद अपने स्तर पर देखा। अब जब पीएचडी से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़ी हूँ तो महसूस हुआ कि लोग हैं वास्तविकता में जो आंतरिक रूप से अपने मन से प्रकृति को सुरक्षित करना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं, और अच्छा भी लगा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़कर, क्योंकि इससे पहले कॉम्पिटिटिव को अटेंड किए थे, लीडरशिप भी की थी, लेकिन जो प्रकृति के लिए करना था वो कभी भी नहीं कर पाई। केवल छोटे स्तर पर प्रयास होते थे, पेड़ों को लगाना, लोगों को इनसे परिचित करवाना, लोगों को पीडीएफ दिखला दी, लोगों को जानकारी दे दी कि आज ये रिपोर्ट निकली है, ये रिपोर्ट बड़ी घातक हो सकती है, भाई पानी को बचाओ, फॉर्मेलिटी मत करो, इसे असली में बचाओ, फॉर्मेलिटी मत करो, असली में पेड़ों को लगाओ। अपने बच्चों को बस ये मत, जब पर्यावरण दिवस आता है ना, तो अपने बच्चों को सिर्फ ये मत बताओ कि लो पेड़ लगा दो, तुम्हारी एक फोटो हो जाएगी, फेसबुक पे डाल दूंगा या अन्य सोशल मीडिया ऐप पर डाल दूंगा। लोगों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ कि ये पेड़ लगाना क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके ऑक्सीजन का स्रोत है, वायु निरंतर प्रदूषित होती जा रही है। लगभग 20 लाख लोग मरते हैं हर साल भारत में वायु प्रदूषण से, यानी कि 5वां सबसे बड़ा हथियार है ये देश में। किस प्रकार इसे रोका जा सकता है, ये सब चीजें बच्चों को समझाओ, फॉर्मेलिटी मत करो, अपने कर्तव्यों को निभाओ। अन्य आपके कोई भी प्रश्न है, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगी। सोनी मिश्रा जी, धीरज यादव सर, आशीष सिंह, लव जी, अनुष्का जी, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो या आप मुझे कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। मुझे सुनकर अच्छा लगेगा कि पर्यावरण के प्रति हम सब चिंतित हैं और हम सब कुछ करना चाहते हैं। और भी कई ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं अगर आज आपके साथ साझा करूं तो जितना समय मेरे पास है आधा घंटे का, वो समय बहुत कम हो जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं। जानते हैं, अगर मान लो 100% भी रिन्यूएबल एनर्जी पर आ गए, सारी कारों को इलेक्ट्रिक कार कर दिया, तो भी पर्यावरण को सुरक्षित नहीं कर सकते। इकोब्रिक्स के अलावा हर घर पॉलिथीन रैपर घर से बाहर न निकले, आपके कोई सुझाव? हाँ जी, मेरे सुझाव है डेफिनेटली। पॉलिथीन से आप बहुत सी जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें भी कर सकते हो, बहुत सी कर सकते हो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें। इसमें से एक चीजें तो होती है जो हम झूमर लगाते हैं ना पॉलिथीन का, वो पॉलिथीन से बनता है, बहुत अच्छा बनता है। वो किससे बनता है? आप उसमें यूज कर सकते हो कार्डबोर्ड के टुकड़े, देन आप उसमें पॉलिथीन को यूज कर सकते हो, पॉलिथीन की स्ट्रिप्स आप लगा दीजिए यूं इस तरह से, ठीक है। डिजाइनिंग आप कर सकते हो अपनी मर्जी से, बहुत सी चीजें हो सकती हैं पॉलिथीन से, इकोब्रिक्स के अलावा। अन्य कोई चीजें, अन्य कोई प्रश्न अगर आप मुझसे पूछना चाहें। अनिल पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल रखने के लिए। अन्य कोई प्रश्न? जल संरक्षण पर आपकी तरफ से? अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपके सामने रख दूं, जो भी यहाँ पर उपस्थित है, एक प्रश्न रख दूं मैं आपके सामने, क्या आप सब उनका उत्तर देंगे? तो मेरा प्रश्न ये है कि प्रकृति और समाज दोनों किस प्रकार जुड़े हैं? अगर आप इसका उत्तर देना चाहें तो फिर बाद में मैं इसका उत्तर दूंगी। प्रकृति और समाज, पेड़ लगाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उनकी देखभाल करके उन्हें बड़ा करना। जी बिल्कुल बिल्कुल अनुष्का जी, बहुत बढ़िया, ये आपने बिल्कुल सही कहा। पेड़ लगाना, यही तो मैं बोल रही हूँ कि केवल फॉर्मेलिटी नहीं दिखानी बच्चों को कि भी पेड़ लगा दो, लगा दिया उसके बाद तो उसे देखा ही नहीं, एक बार उसे पानी देने के लिए भी नहीं आया। पता चला कि पेड़ बेचारा ये भी नहीं ध्यान रखा कि वो पौधा है भी या नहीं, वो दूसरों ने क्या पता उसको कुचल दिया हो। धन्यवाद दीदी अनिल पाठक जी, धन्यवाद धन्यवाद अनिल पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई प्रश्न आप पूछते हैं तो, या मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो, प्रकृति और समाज दोनों किस प्रकार जुड़े हैं एक दूसरे से?
हमें दोनों को समझकर चलना पड़ेगा। मानव के लिए दोनों जरूरी है, दोनों के केंद्र में मानव है। मैं आपके कमेंट्स देख सकती हूँ। राधे राधे, राधे राधे हेमंत जी, राधे राधे। अनुष्का जी नमस्कार। अच्छा, ये आपके कमेंट्स। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो, क्योंकि सेशन या एक चर्चा केवल जो बोलता है, जो वक्ता होता है, उसकी नहीं होती। ये जो देखते हैं, जो श्रोतागण होते हैं, जो दर्शक होते हैं, उनकी भी होती है। आपको कोई प्रश्न है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप वो दे सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये सुझाव होगा, आप ये करने की कोशिश कीजिए, ये प्रयास कीजिए। आप युवा हैं, सृजनात्मकता है आपके अंदर, तो आप ये कर सकती हैं, आप ये कीजिए। आप कोई जो भी आपका सुझाव हो सकता है, आप उसे भी यहाँ पर रख सकती हैं, सब रख सकते हैं आप। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो NEYP के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्राइवेट शिक्षण गतिविधि का, क्योंकि प्राइवेट शिक्षण गतिविधि ही एक ऐसी संस्था है, मेरे लिए तो एक ऐसी ही है, जिसने पर्यावरण से संबंधित जो मेरे अंदर उत्साह था कि मैं कुछ प्रकृति के लिए कर सकती हूँ, उसको निखारा, उसको उभारा। NEYP में जो हमें पोर्टफोलियो दिए गए, उसके लिए मानव रचना का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मानव रचना ने डेफिनेटली जो हमारे अंदर के गुण थे, उन गुणों को परख कर शायद ये हमें हमारे कैरेक्टर्स दी, हमारे पोर्टफोलियो हमें। क्योंकि पहले मैंने स्पीकर के लिए अपना नाम दिया था, लेकिन स्पीकर के बाद मुझे पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के लिए मुझे चुना गया। और उसके बाद तो निष्कर्ष ये था, परिणाम ये था कि सर्वश्रेष्ठ राजनेता के रूप में चुना जाना, ये सब चीज़ें। इसके लिए मैं मानव रचना को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप सब लोग 16 अप्रैल की अगर आप सब ने देखी हो कार्यक्रम, तो उस कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति जो अपना अपना किरदार निभा रहा है, ऐसा लगता है कि वो किरदार उसी के लिए बना था। चाहे वो फर्स्ट सेशन के PM हो, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो, चाहे वो मंत्री हो कोई भी, चाहे वो अध्यक्ष महोदय हो या अध्यक्ष हमारी मोहतरमा हो, सबके सब किरदार में इस प्रकार थे कि ऐसा लग रहा था कि वो किरदार उन्हीं के लिए बने हैं। तो इसके लिए मानव रचना का धन्यवाद। आप सबने हमारी क्षमताओं का भली प्रकार से प्रयोग किया, और सभी मेरे सह प्रतिभागियों का भी धन्यवाद, क्योंकि उन सब से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सर्वप्रथम तो एक लघु भारत के दर्शन मुझे हुए संसद में, केवल सुना था कि इस राज्य की भाषा ये है, इस राज्य की भाषा ये है, या फिर टीवी या मोबाइल पर देखा था कि भाषा ये है। उस भाषा को वास्तविकता में सुनने का मौका मिला, लोगों से कम्युनिकेट करने का मौका मिला, जुड़ने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, विचारों को साझा करने का मौका मिला, तो पता चला कि युवाओं का सोचना भी एक जैसा ही है, कार्य क्षमता भी वही सेम है, और जो करना चाहते हैं, जो लक्ष्य है, वो भी लगभग एक समान है। क्योंकि ये तो आप सब जानते हैं कि हम युवाओं में सृजनात्मकता होती है, तो इस सृजनात्मकता को हमने प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए उस दिन इस्तेमाल किया। ये सोचकर, ये जानकर भी आज बड़ी प्रसन्न हो जाती है। अगर आप सबका कोई और क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछिए पर्यावरण से संबंधित। नहीं तो एक बात आप सब ध्यान रखिए, जो मैं आप सबको अंत में कहना चाहूंगी। NEYP में आपका स्पीच बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद अनुष्का जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का जी। मैं आशा करती हूँ कि आज जो मैंने मंतव्य रखा वो भी अच्छा रहा होगा, क्योंकि NEYP में मैंने तैयारी की थी, और आज तो मैं बिना तैयारी के आप सबके समक्ष हूँ। आज तो मैंने सिर्फ अपने विचार आपके समक्ष रखे हैं। धन्यवाद अनुष्का जी, आपका स्पीच भी बहुत अच्छा था अनुष्का जी। शायद मेरा आपसे मिलना भी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं ये कह रही थी कि अंत में प्रकृति से जुड़िए, जो भी चीजें हैं वाटर को वेस्ट मत होने दीजिए। मैंने पहले ही बहुत से तरीके बताए आपको। RO से पानी वेस्ट जाता है तो उसको पौधों में इस्तेमाल कर लीजिए, व्यर्थ न लगाइए, क्योंकि वही बात आ जाती है फिर कि किसी किसी को तो पीने के लिए भी नहीं मिलता, कोई कोई जो मिल रहा है वो ठोकर मार रहा है। खाने को व्यर्थ न लगाइए, क्योंकि मैं दोबारा से आंकड़ा दोहरा देती हूँ, 40% जो खाना है वो व्यर्थ गवा दिया जाता है, जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है। इसके अतिरिक्त हंगर इंडेक्स देखा है, उसमें भी भारत कोई ऐसी बात नहीं है कि ज्यादा पीछे चला गया है, अपनी मौजूदगी उसमें भी दर्ज करवाई है, यानी कि बहुत से लोग भूखमरी से पीड़ित हैं। तो पर्यावरण के बारे में भी सोचिए, समाज के बारे में भी सोचिए, मत व्यर्थ कीजिए इस खाने को, ये हर किसी को नहीं मिलता। बड़ी बड़ी जद्दोजहद होती है जिंदगी से कमाने के लिए, और उतनी ही जद्दोजहद जब आप इसे व्यर्थ करवा देते हैं तो होती है प्रकृति की। प्रकृति की भी उतनी ही जद्दोजहद होती है।
मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, आपने तो लैंडफिल क्रिएट कर दिए, मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस हो गई, ग्रीन हाउस गैस बढ़ गई, जो ब्लैंकेट है वो कमजोर हो गया, एटमॉस्फेयर जो है प्रदूषित हो गया पूरी तरह से, जो टेम्परेचर है वो इतना अधिक बढ़ गया कि ग्लेशियर्स पिघल गए, बाढ़ आ गई कहीं कहीं पर। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। हम सब मिलकर अपने कर्तव्यों को जो पर्यावरण के प्रति हमारे हैं उनकी परवाह भी करेंगे और उन्हें अच्छे से निभाएंगे भी। सुरक्षित कीजिए, हमारी माँ है, अपने कर्तव्यों को निभाइए। धन्यवाद।